हेलो दोस्तों, मैं विनय सिंह आपका अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, भारत की मिट्टी। आज हम लोग भारत की मिट्टी को डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की मिट्टी को समझने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मिट्टी का अध्ययन मृदा विज्ञान पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? मृदा विज्ञान पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको ICAR बोला जाता है, उन्होंने भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है जलोढ़ मिट्टी, जिसको दोमट मिट्टी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको एलुवियल सॉइल कहते हैं। दूसरा है काली मिट्टी, जिसको ब्लैक सॉइल कहते हैं। तीसरा है लाल मिट्टी, जिसको रेड सॉइल कहते हैं। और चौथा है लैटेराइट मिट्टी, जिसको लैटेराइट ही बोला जाता है। और पांचवा है जैविक मिट्टी। छठा है क्षारीय मिट्टी। और सातवां है मरुस्थलीय मिट्टी। और आठवां है वनीय मिट्टी। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 4 इम्पोर्टेंट मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे, जो है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में इन्हीं 4 मिट्टियों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बारी बारी करके हम लोग इन चारों मिट्टियों के बारे में और डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारा पहला मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, जिसको इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहते हैं। इस मिट्टी को दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए इसके बारे में और जानते हैं। यह जो मिट्टी है, यह नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। क्या होता है कि जब नदियों का पानी बहुत तेज़ी से बहता है तो उस समय क्या होता है कि किनारे के जो मिट्टी होते हैं वो कट के पानी के साथ बहकर चले जाते हैं। और जहाँ मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जब पानी पहुँच जाता है, वहाँ मिट्टियाँ फैल जाती हैं। तो वहाँ क्या होता है कि फसल जो होती है, वहाँ की जो फसलें होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं, क्योंकि जो मिट्टी होती है बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है। यह जो मिट्टी है वो भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है बांगर मिट्टी और दूसरा है खादर मिट्टी। तो बांगर मिट्टी किसे कहते हैं और खादर मिट्टी किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। बांगर मिट्टी वह मिट्टी है जो पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है, उसको हम लोग बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। और नए जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं। यह जो मिट्टी होती है यह बहुत ही उपजाऊ होती है। ये उर्वरता की दृष्टि से देखा जाए तो यह मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। इस मिट्टी की मुख्य फसलें धान है, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें इस मिट्टी की मुख्य फसलें मानी जाती हैं। ठीक है, हमारा दूसरा मिट्टी है काली मिट्टी, जिसे इंग्लिश में ब्लैक सॉइल कहते हैं। फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है। तो इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग जो है वो टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म ह्यूमस के कारण होता है। किसके कारण होता है? टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण। रट लीजिए, क्योंकि अक्सर ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि ये काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है। तो टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण होता है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन ऐसा कि रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है। तो रेगुर मिट्टी जो है वो काली मिट्टी को कहा जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, इसलिए इस मिट्टी को काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। काली कपास की मिट्टी किसको कहा जाता है? तो काली कपास की मिट्टी जो है वो काली मिट्टी को ही कहा जाता है।
ये जो मिट्टी है इसकी मुख्य फसलें हैं गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि इस मिट्टी की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं। भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है। हमारा अगला मिट्टी है लाल मिट्टी, जिसको इंग्लिश में रेड सॉइल कहते हैं। ठीक है। तो आइए जानते हैं कि इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस मिट्टी का निर्माण जलवायुविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका तथा आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग जो है वो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। किसके उपस्थिति के कारण? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। यह मिट्टी अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है। यह मिट्टी जो होती है ना, ये उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर इस मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना हो तो इसमें क्या होता है कि चूने का इस्तेमाल किया जाता है। चूने का इस्तेमाल करके इस मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक। इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दाल तथा मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इस मिट्टी की मुख्य फसलें वही हैं जो मोटे अनाज होते हैं, उनकी बुआई इस मिट्टी में की जाती है। भारत में यह मिट्टी जो है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, तमिलनाडु तथा कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। हमारा अगला मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। तो आइए जानते हैं इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस मिट्टी का निर्माण सेलों के टूटने फूटने से हुआ है। सेलों मतलब चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। ठीक है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। और फ्रेंड्स, इस मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है गहरी लाल लैटेराइट, दूसरा है सफ़ेद लैटेराइट और तीसरा है भूमिगत जलवायु लैटेराइट। ठीक है। तो जो गहरी लाल लैटेराइट होती है इसकी उर्वरता जो होती है वो कम होती है, और सफ़ेद लैटेराइट जो होती है यह सबसे कम उपजाऊ मानी जाती है। ठीक है। यह जो होती है सफ़ेद लैटेराइट है वो गहरी लाल लैटेराइट से भी कम उपजाऊ है। ठीक है। और तीसरा है भूमिगत जलवायु लैटेराइट, यह काफ़ी उपजाऊ होती है। इन दोनों से जो तीसरा वाला मिट्टी है भूमिगत जलवायु लैटेराइट, यह ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। लैटेराइट मिट्टी चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक है। फ्रेंड्स, हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में इसको भी डाल दिया है। तो हमारा पहला तथ्य है, देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था। किस सन में किया गया था? 1953 में। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था, तो 1953 जवाब इसका सही होगा। ठीक है। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में सेंट्रल अरिद जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। कहाँ पे की गई है? जोधपुर में। ठीक है। ये जीके का क्वेश्चन है, यहाँ से जीके का क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि ये मरुस्थल की समस्या के लिए की अध्ययन के लिए कहाँ पे CAZRI का स्थापना किया गया है, तो जोधपुर में किया गया है। अगला है विश्व मिट्टी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, विश्व मिट्टी दिवस जो है वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और किसके द्वारा मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? किसानों और आम लोगों को मिट्टी की महत्ता के बारे में जागरूक करना है। ठीक है। किसानों और आम लोगों को मिट्टी की महत्ता के बारे में जागरूक करना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाला हर अपडेट आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद।